हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार एसआरएस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो अभी तक हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या सीखा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने नर्स्ट इक्वेशन सीखी थी और ये पता किया था तो कि नर्स्ट इक्वेशन आपके हाफ सेल के लिए भी एप्लीकेबल है, फुल सेल के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, और हाफ सेल आपके दो टाइप के होते हैं, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। जो कैथोड वाले पूरा कैथोड हाफ सेल पूरा जहाँ पे आपका बेसिकली रिडक्शन होता है, एनोड हाफ सेल जहाँ पे बेसिकली आपका ऑक्सीडेशन होता है। एनोड आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये सारी बातें हमने जिंक और कॉपर का जो सेल था, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से जो सेल बनाया था उसके कंस्ट्रक्शन में देखी थी। अब उसी को एग्जाम्पल लेके या उसी को रेफरेंस में लेके हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। हाफ सेल्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डाल लो, हाफ सेल्स देयर रिएक्शंस, हाफ सेल देयर रिएक्शंस, उनके रिप्रेजेंटेशंस, हाफ सेल्स देयर रिएक्शंस रिप्रेजेंटेशंस, और उसमें नर्स इक्वेशन कैसे लगती है एंड नर्स इक्वेशन। बात समझ रहे हो ना। तो हम लोग अब ये देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाफ सेल समझ में आ जाएगा तो अल्टीमेटली हमें फुल सेल भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दो हाफ मिला के एक फुल सेल बनता है। और हाफ सेल हमारे कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो हमारे लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाफ सेल। कितने टाइप के हाफ सेल्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एनोड हाफ सेल देखते हैं। ठीक है, एनोड हाफ सेल, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं AHC। अब एनोड हाफ सेल, जिस कंटेनर में आपका एनोड है उसको हम लोग एनोड हाफ सेल्स बोलते हैं। ओके, तो लिख लीजिए क्या, हाफ सेल at which ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, बेसिकली जिसपे इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज known as एनोड हाफ सेल। क्या कहते हैं उसको, एनोड हाफ सेल। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ऑफ सेल। जो आपका सेल होता है, ये एनोड हाफ सेल हमेशा सेल के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, अब ये ना कहना सर हमारा लेफ्ट कि उनका लेफ्ट, सामने वाला का लेफ्ट, आपके लेफ्ट, समझ रहे हो कि नहीं। जो आप, यार इसमें कंफ्यूज मत करो। ठीक है, मतलब अब इसमें उल्टा दिख रहा है, अगर ये मेरा पता राइट है, आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, जो भी है। मतलब जो एनोड हाफ सेल होता है वो आपका कहाँ होता है, वो आपका लेफ्ट साइड में होता है, और कैथोड हाफ सेल आपका राइट साइड में होता है। ये हमेशा ध्यान रखता है। एनोड हाफ सेल में एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो एनोड हाफ सेल हमेशा ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। और एनोड आपका कैसा होता है, एंड कैसा टर्मिनल होता है, एंड इट्स निगेटिव टर्मिनल। कैसा होता है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो आपकी बैटरी आती हैं, जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका एनोड का होता है। ठीक है ना।
तो एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड हाफ सेल निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। जो निगेटिव टर्मिनल बैटरी का होता है बेसिकली वो एनोड होता है, ध्यान रखना ना। तो अगर इसको याद करने का तरीका आपको देखें तो आप लिख सकते हो लोन से याद कर सकते हो, लोन, ठीक है। लोन कर्जा, लोन मतलब एल मतलब होता है लेफ्ट, अगर एनोड को हाफ सेल को याद करना, एल मतलब होता है लेफ्ट, ओ मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए मतलब होता है एनोड, ठीक है। एनोड का स्पेलिंग गलत कर दिया, क्या होता है एनोड, और एन का मतलब होता है क्या, निगेटिव। तो ये चार चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि एनोड आपका लेफ्ट साइड में होता है, एनोड हाफ सेल लेफ्ट साइड में होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, एनोड होता है, और उस पर टर्मिनल कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका एनोड हाफ सेल। ओके, समझ में आया होगा कि नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ झेलने वाला है नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एनोड हाफ सेल को। तो देखो एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन से पहले रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। एनोड हाफ सेल रिएक्शन, फिर रिप्रेजेंटेशन तो सबसे लास्ट में देखेंगे। एनोड हाफ सेल रिएक्शन, तो इसको शॉर्ट में एनोड हाफ सेल रिएक्शन, तो आर से, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख देते हैं ताकि बाद में हमें बड़ा सा लिखना ना पड़े। अब देखो एनोड हाफ सेल पे क्या होता है भाई साहब, एनोड हाफ सेल पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं अपना जो बताया था कि एनोड पे हमारा क्या था, एनोड पे हमारा जिंक था, ठीक है ना। तो जिंक था एनोड पे, तो वहां होगा ऑक्सीडेशन किसका, जिंक का। तो Zn सॉलिड कैसा होगा, Zn2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। बहुत, अब देखो बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज। क्या हुआ, एनोड हाफ सेल पे होता है ऑक्सीडेशन, और एनोड हमारा कौन था, जिंक था, तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब देखो एक चीज बड़ा ध्यान से मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, एकदम मजा आ जाएगा अगर समझ आ गए। एक E0 Zn कहाँ जा रहा है, Zn2+ में। अब देखो ये क्या बला है, ये आपको हमेशा गिवन होगा हर कंपाउंड का, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि जिंक, अब देखो ये वाला पॉइंट समझना जरा, इसका मतलब है जिंक, इसका मतलब है Zn2+, मतलब जिंक कहाँ जा रहा है, Zn2+ में। और जब जिंक Zn2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ये सिंबल आए तो इसका मतलब है ये दिया गया है क्या, आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या दिया गया है, SOP, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो उस कंपाउंड का होता है, उसको बोलते हैं उसे, मतलब उस कंपाउंड का हमने बताया था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा गिवन होते हैं। तो ये गिवन होगा और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, E0 Zn Zn2+, इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसको और भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और देखो हम रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। देखो इसको हम लोग E0 Zn Zn2+ लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इस तरह E0 OP, OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और क्या इसी तरह दे सकते हैं, या सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, और एक तो आपका ये Zn2+। तो ध्यान रखना जिंक कहाँ जा रहा है, Zn2+ पे, मतलब क्या दिया गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपको दिया होगा। और जिंक का आपका कितना होता है, +0.76, क्या होता है जिंक का, +0.76, ये आपको गिवन होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो एनोड पे हमेशा हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा, कैसा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देने का सिंबल कैसा होगा, कुछ इस तरह, या तो E0 OP लिखा होगा, या जो हमारा एनोड है उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया गया होगा, ठीक है ना।
और आपका जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, इतना है। कोई भी होगा उसका आपको गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं लेना, ठीक है, कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? अब देखो n का वैल्यू कितना है, n क्या होता था, अब हाफ सेल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो n होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर रहा है। अगर एनोड हाफ सेल की बात कर रहा है तो क्या कितने हैं, 2 है। क्या है, 2 है। तो अब इस पे नर्स इक्वेशन लगाओ, नर्स इक्वेशन लगाएं। तो अगर नर्स इक्वेशन लगाएं एनोड हाफ सेल पे, यहाँ पे नर्स इक्वेशन लगाएं तो क्या होगा, नर्स इक्वेशन हो जाएगा, हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका चाहिए, जिंक का। जिंक कहाँ जा रहा है, जिंक से Zn2+ में हमें इलेक्ट्रोड का क्या चाहिए, क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका चाहिए, जिंक का। ओके, तो ये क्या होगा, E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड किसका चाहिए, अब यहाँ पे क्या है, जिंक, तो हमें जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए होगा, ठीक है। तो जिंक किस में जा रहा है, Zn2+ में। बात समझ रहे हो ना कि नहीं। माइनस क्या होता था, 0.059 अपॉन क्या होता था, n, क्या था, n, यही ना था, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट हमारा क्या है, Zn2+, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है हमारा, रिएक्टेंट है हमारा जिंक सॉलिड। क्या है, जिंक सॉलिड। तो अब आपको पता है सॉलिड की कभी हम लोग कंसंट्रेशन नहीं लिखते हैं, तो इसकी हम लोग क्या मान लेते हैं, हमेशा 1, ध्यान रखना। तो ये सॉलिड है, तो हेयर जिंक इज सॉलिड, ठीक है, सो विल नॉट रिटर्न। तो कभी भी सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 मानी जाती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग नर्स इक्वेशन में नहीं लिखते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे, अगर जनरल हो जाए तो मतलब ये तो 1 हो जाएगी। अगर मान लो जिंक की जगह कुछ और होता है, अगर जनरली हम लोग देखें, जनरली अगर देखें इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इन जनरल अगर बात करें, अरे यार जनरल का स्पेलिंग हाँ सही है, इन जनरल अगर हमें किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो, कोई और हो, जिंक की जगह कोई भी हो, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या चाहिए, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में तो क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में तो सॉलिड आता है, तो उसको 1 मान के चलेंगे, तो हमें क्या चाहिए, उसके आयन की कंसंट्रेशन चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, उसके आयन की कंसंट्रेशन चाहिए होगी। तो ये हो गया हमारा फार्मूला किसका, एनोड हाफ सेल का। आपको कोई याद करने का जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। देखो जिनके नहीं समझ में आया फिर से देख लो। क्या था हमारे पास था एनोड हाफ सेल। बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। इसको याद करने का तरीका, लोन, ठीक है, लेफ्ट साइड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड होता है वहाँ पे, और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। और रिएक्शन क्या क्या होती हैं, अब देखो यहाँ पे हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था, जिंक और कॉपर का लिया था। तो जिंक हमारा क्या था, एनोड था, ठीक है ना। एनोड था वो हमारा जिंक, एनोड जो वाला इलेक्ट्रोड था वो हमारा काय का था, जिंक का था। फंबल मार जाता हूँ कभी कभी यार, बोलता रहता हूँ ना, इसीलिए हो जाता है ना। और ये किस में जा रहा था, जिंक 2+ में, क्योंकि क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। अब इस पे हमें क्या लगानी है, नर्स्ट इक्वेशन। क्या लगानी है, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन और ट्रांसफर। तो लॉस तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए वो देखेंगे। लॉग Zn2+ अपॉन Zn2+ का मतलब समझ रहे हो। अब देखो Zn2+ क्यों लिया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, Zn2+ है, रिएक्टेंट क्या है, Zn है।
बात समझ रहे हो कि झेल रहे हो? भाई झेलना नहीं, बहुत आराम से बता रहा हूँ। हाँ, इसकी बात समझ लो। अब अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होगा। हाफ सेल में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो हमें इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होगा, वो आपको गिवन होगा प्रॉब्लम में हमेशा, ठीक है। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हमने क्या लिखा, Zn 2+ में जा रहा। ध्यान रखना, ये बात क्यों बार बार कह रहे हैं, अभी आगे आपको समझ में आएगी। Zn 2+ में अगर इस तरह का सिंबल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, और इसके अपोजिट में है तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया। अभी जब बताएंगे तब पता चलेगा, लेकिन ध्यान रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0, Zn मतलब जिंक सॉलिड में था, इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn 2+ बना रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है। SOP इसको नॉर्मल आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, और कहीं नहीं कहीं E0 OP नॉर्मल दे दिया जाता है, समझ में आया। और जिंक का आपका 0.76 होता है, और कोई मटेरियल जो भी होगा वो गिवन होगा। तो हमने लगाया तो हमारा इस तरह नॉइस इक्वेशन लग गई। अब जनरल फॉर्म में मान लो जिंक नहीं कोई और होता तो हम लोग उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना होता, ये हमारा प्रॉब्लम में गिवन होता है, ये भी हम देख लेते हैं, और ये हमें रिएक्शन से पता हो जाता है, कंसंट्रेशन हमें गिवन होती है। समझ में आ रहा? तो ये हो गया एनोड हाफ सेल का रिएक्शन। एनोड हाफ सेल होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये, अब देखो एक चीज हमने बताई थी SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है ये? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यही ना। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा माइनस साइन के साथ किसके बराबर होती है? SRP के बराबर। SRP क्या है ये ध्यान रखना हमेशा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है ये? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बात नहीं समझे? देखो अगर किसी को आपका SOP दिया गया है, मान लो SOP दिया गया है -3 वोल्ट, तो SRP क्या होगा उसका? +3 वोल्ट। क्या होगा? +3 वोल्ट। तो SOP और SRP में यही रिलेशन होता है, खाली साइन का चेंज आता है, बाकी SOP SRP। मान लो जिंक का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया, कितना दिया गया? 0.76। अगर हम देखें, मान लो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लो जिंक है आपका, जिंक का SOP दिया गया है, तो कैसे दिया जाएगा? E0, ठीक है, जिंक Zn 2+, इस तरह दिया जाएगा। कितना दिया गया है? 0.76। अब मान लो इसका SRP दिया जाता है, SRP देने का तरीका होता है E0। अब देखो SRP मतलब रिड्यूस हो रहा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन गेन करेगा? Zn 2+ ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया, और कहाँ चला गया? जिंक में चला गया, और ये कितना होगा? -0.76। बात समझे? अभी आगे और समझ में आएगा SRP के बारे में, बस अभी इतना ध्यान कर लो कि SOP जो होता है -SRP होता है, ठीक है। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके निगेटिव, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जाए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव साइन के साथ रख दो, तो वो उसका रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी मत झेलना, आराम से पढ़ते चलो, कोई भी डाउट हो एकदम फ्रीली पूछो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा घर आके बताएंगे, बस समझते चलो। और पहली बात कोशिश करना, अगर आराम से पढ़ोगे तो डाउट ही नहीं आएगा। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं एक और मस्त चीज, एक एनालिसिस करते हैं। जरा देखो इसको देखना, ठीक है। तो अभी देखो अगर हम बात करें तो अगर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, जरा आयन का जो कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा, मतलब ये पूरा टर्म बढ़ेगा कि नहीं? अगर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा भाई। आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो लॉग आयन भी बढ़ेगा, लॉग आयन भी बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा भाई। इतना तो मैथ तो बेसिक आते ही होगा, ये पूरा बढ़ेगा, ठीक है। बात समझना, ये पूरा बढ़ गया तो E0 OP में से थोड़ा बड़ा नंबर घटेगा, तो EOP पे क्या फर्क पड़ेगा? जरा ध्यान से बताओ, EOP पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? देखो ये जितना बड़ा नंबर होगा उतनी कम ओवरऑल वैल्यू आएगी कि नहीं? तो EOP आपका क्या करेगा? घटेगा। अगर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो EOP घटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है।
तो ध्यान रखना कि EOP इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, क्या होगा, EOP डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये बात ध्यान रखना, समझ में आ रहा कि नहीं, स्टार बना के एकदम दिमाग में छाप लेना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका घटता है जब कंसंट्रेशन आयन की बढ़ती है। कैसे, आप यहाँ से फॉर्मूले से देख सकते हो आराम से, ठीक है। इतना तो मैथ आता ही होगा कि आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये पूरा टर्म बढ़ जाएगा, ये पूरा टर्म बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल टर्म कम आ जाएगा, जिससे EOP आपका कम आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं, आराम से, कुछ भी नहीं झेले होगे। अब इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन नहीं दिया होता है, सिम रिप्रेजेंट करके दे दिया होता, आपको एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, खुद पहचानना होता है। अगर तो, और बस हल्की सी है, हल्का सा देख लोगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो अगर नहीं समझ में आया तो चाहे जितना आता हो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग एनोड हाफ सेल AHC क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन AN, ठीक है, RP लिख देते हैं। आप लोग पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कौन सा बात है। तो एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन का देखो तरीका क्या है। हमेशा हमने क्या बताया था, एनोड हाफ सेल कहाँ साइड होता है, किस साइड होता है, ये एनोड हाफ सेल आपका लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड में भी आपका जो एनोड होता है वो किस साइड होता है, एनोड हाफ सेल बेसिकली आपका लेफ्ट, मोस्ट लेफ्ट में नहीं होता है, ठीक है, उसके पहले होता है। मोस्ट लेफ्ट में होता है आपका एनोड हाफ सेल, सबसे ज्यादा एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, जो एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट, अब देखो उसमें नहीं होता है, डब्बे में नहीं होता, हम बता रहे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, एनोड हाफ सेल को, अगर किसका देखेंगे राइट साइड में, समझ में आ रहा कि नहीं, राइट साइड में आपका मतलब ये पूरा तो एनोड हाफ सेल आपका क्या है, लेफ्ट साइड में है, लेकिन राइट साइड में आपका एनोड के राइट में हमेशा क्या होगा, एनोड हाफ सेल का कंसंट्रेशन होगा, या एनोड हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और बेसिकली ये कंसंट्रेशन होती है, क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन दी गई होगी, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली क्या, एनोड, ठीक है, सिंगल लाइन, एनोड हाफ सेल, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाफ सेल आयन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो वर्टिकल सॉलिड लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है कि फेज सेपरेशन। बेसिकली ये आपका सॉलिड में होगा, ये लिक्विड में होगा, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट कर रही है सेपरेशन ऑफ फेजेस। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट्स सेपरेशन ऑफ फेजेस। समझ में आया कि नहीं, ये फेज सेपरेशन, बस बेसिकली क्योंकि एनोड हमारा सॉलिड होगा, एनोड हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा, और एनोड हाफ सेल जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, लिक्विड होगा। तो ये बेसिकली ये जो वर्टिकल सॉलिड लाइन है ये दिखा रही है फेज सेपरेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फेज सेपरेशन को। हमेशा सिंगल वर्टिकल लाइन फेज सेपरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। एनोड आपका सॉलिड में होगा। समझ में आ रहा कि नहीं। जैसे अगर एग्जांपल देखा है, अगर जिंक को हमें करना हो, ठीक है, तो जिंक का अगर एनोड हाफ सेल, यहाँ पे जिंक था तो जिंक का एग्जांपल लेते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिंक सॉलिड। बेसिकली ये क्या दिखा रहा है कि जिंक का हमारा एनोड है, और इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, जिंक SO4, क्या है, ZnSO4, इस तरह। ओके, ये पूरा आपका इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और उसकी कंसंट्रेशन हमें दी गई होगी कितना, मान लो C1 मोलर हमें उसकी कंसंट्रेशन दी गई होगी। ये आपको गिवन होगा। ये आपका एनोड, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, एग्जांपल में शायद क्लियर हुआ होगा। ये आपका एनोड है, ये लाइन आपको बेसिकली सॉलिड लाइन दिखा रही है क्या, कि ये सेपरेट फेज सेपरेट करेगी, सॉलिड है, ये एक्वस फेज है या लिक्विड फेज है, और ये क्या है हमारा
इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा, जिंक सल्फेट। और ये C1 क्या है, C1 मोलर कंसंट्रेशन है किसकी, जिंक सल्फेट की। या फिर हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिंक सॉलिड और नॉर्मल उसका आयन के बारे में Zn2+, ठीक है, Zn2+ एक्वस। सिमिलरली उसकी भी हमको कंसंट्रेशन कितनी मिल जाएगी, दी गई मान लो C1 मोलर। तो इस दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दिखा क्या रहा है, ये मेनली दिखा रहा है, देखो अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, ये दिखा रहा है ये हमारा एनोड हाफ सेल है, ये तो गिवन होगा, जिसमें आपका Zn2+ आपका इलेक्ट्रोलाइट है या जिंक सल्फेट आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जिसकी कंसंट्रेशन C1 मोलर है, ठीक है, और एनोड हमारा जिंक का है। तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है आपका एनोड हाफ सेल। अभी क्लियर हो गया ना। तो ये थी पूरी एनोड हाफ सेल के बारे में जानकारी कि एनोड हाफ सेल होते क्या हैं, उनका ठीक है, उनकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं उनमें, ठीक है। एनोड SOP क्या होता है आपका, SOP SRP से कैसे रिलेट करता है, ओके। आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा के जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। क्वेश्चन जब करोगे तो और क्लियर होगा। अभी एक आध बात अगर ध्यान से समझ लोगे तो क्वेश्चन में और मजा आने वाली है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, समझते चलो, क्वेश्चन करोगे एकदम स्मूथली मक्खन की तरह होगा, ठीक है, एकदम फिसल जाओगे क्वेश्चन देख के, ओके। अब एनोड हाफ सेल हो गया। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, कैथोड हाफ सेल। तो दूसरा हमारा क्या आता है, कैथोड हाफ सेल। अगर एनोड हाफ सेल समझ में आ गया होगा तो कैथोड हाफ सेल एकदम समझ में आएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं CHC, कैथोड हाफ सेल। तो देखो एनोड हाफ सेल की तरह कैथोड हाफ सेल भी, हाफ सेल आधा सेल को रिप्रेजेंट करता है। कैथोड जिस साइड कैथोड होता है, जिस सेल में कैथोड होता है, या फिर जिस सेल में रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग कैथोड हाफ सेल बोलते हैं। तो लिख लो हाफ सेल विच, एक मिनट यार स्पेलिंग बहुत गलत होता है हमसे, एट विच, एट लिख लेना, और ठीक है, एट विच रिडक्शन, क्या, रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन समझते हो ना, टेक्स प्लेस इज नोन एज CHC। जिस हाफ सेल में रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल बोलते हैं। ये कहाँ होता है, ये पूरे सेल के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, कैथोड हाफ सेल होता है। तो लिख लो इट्स प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड RHS of the cell and it is positive terminal of बैटरी। तो हमें पता ही है ये बात, ठीक है। तो आपका कैथोड हाफ सेल होता है वो सेल के कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इस पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है ना भाई। तो देखो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन अगर देखी जाए तो क्या होगी, कैथोड हाफ सेल पे क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ना होता है। तो देखो रिएक्शन क्या है, अब हम लोग हमारा क्या यहाँ पे कैथोड क्या था, पीछे वाला अगर एग्जांपल में देखें तो हमने क्या माना था, कैथोड हमारा किसका था, कैथोड हमारा कॉपर का था, और उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अगर इसकी रिएक्शन लिखूं मैं, इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में जाएगा, Cu सॉलिड में। ये तो आपका एक्वस होगा, यही रिएक्शन है। अब हमें इस पे क्या दिया होगा, इसका यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इसका हमें SRP दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं E0, कॉपर है तो कॉपर कहाँ से जा रहा, Cu2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा,
CU में। इसका मतलब ये क्या दिया गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये CU है, 4 नहीं है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया, ये आपको गिवन होगा, इसको इस तरह 3 तरीके से लिख सकते हैं। ओके, क्लियर, पक्का। अब यहाँ पे n कितना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो n यहाँ पे 2 आएगा। अब इस पे हम लोग क्या लगाएंगे, इस पे हम लोग लगाते हैं नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन अगर यहाँ लगाएंगे हम लोग, तो नर्स इक्वेशन कैसे लगेगी, n अगर लगाएं, ठीक है, कैसे लगेगी, क्या होती है, यहाँ पे हमारा क्या लगाना, रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा भाई। रिडक्शन होगा तो हमारा क्या निकलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ जा रहा है, Cu2 प्लस कहाँ जा रहा है, Cu में, इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, E0 Cu2 प्लस कहाँ जा रहा है, Cu में। ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, माइनस 0.059 अपॉन कितना आ जाएगा, n 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Cu2 प्लस। जरा बात समझना ध्यान से, यहीं पे खेला है, समझ गए तो मज़ेदार हो, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो, ध्यान देना जरा भाइयों बहनों, ध्यान देना। अब ये सॉलिड है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1। सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी मान के चलते हैं, 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E Cu2 प्लस Cu इक्वल टू, समझ में ना आए बोल देना, बहुत आसान चीज़ें हैं, E0 Cu2 प्लस Cu माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। बात समझे कि नहीं, ठीक है सर समझ गए, ये तो 1 हो गए। अब जरा फिर ध्यान से देखो, 1 अपॉन x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, log 1 अपॉन x क्या होता है, माइनस log x होता कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, E Cu2 प्लस Cu E0 Cu2 प्लस Cu। बात समझ रहे हो ना भाई, ये छोटा है, ठीक है, छोटा लिखा है नीचे, थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ, कोशिश करूँगा अगली बार अच्छा लिखूँ, अगली बार क्या अभी, ठीक है। अब देखो ये log 1 अपॉन Cu2 प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log Cu2 प्लस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 log Cu2 प्लस। नहीं समझ आया, फिर से ध्यान से देखो। तो यहाँ क्या किया, ये क्या हो जाए, देखो फिर से ऐसे देखो, अब ये था हमारा, इतने में देखो, इतने में, ठीक है, ये चौकंटे में देखना, ये था हमारा log 1 अपॉन Cu2 प्लस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस log Cu2 प्लस, बस वही है। तो हमने इसके माइनस log Cu2 प्लस रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। तो ये इस तरह हम लोग अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, एनोड कैथोड हाफ सेल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, प्लस का साइन आ जाता है यहाँ पे। हमें याद करने का जरूरत ही नहीं, हमें पता है कैसे लगाना है। देखो नर्स इक्वेशन ही तो लगा रहे हैं, और रटने वाले ये फार्मूला रट सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, फटाफट हमें कॉन्सेप्ट पता है, सब होगा, रटना ही नहीं। अब देखो जनरली अगर जनरल फॉर्म इसका लिखना हो, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कोई भी, अब किसी भी चीज़ का कैथोड हो सकता है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.059 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ आयन। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया अब हमारा जनरल फॉर्म किसका, कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन पे, जिसमें हम लोग नर्स इक्वेशन फिट किए हैं। समझ में आ रहा कोई नहीं, झेलोगे तो नहीं। चलो अब देखो इसमें जरा एनालिसिस करते हैं, करो एनालिसिस। अगर हम लोग आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो ERP पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, प्लस का साइन है, इस पे और जुड़ जाएगा तो ERP आपका क्या बढ़ेगा, ERP आपका क्या होगा, ERP पे ERP भी आपका बढ़ेगा। समझ में कि नहीं। तो क्या बोला, रिडक्शन पोटेंशियल increases with increase in concentration of
आयन। बात समझ गए कि नहीं? बहुत ध्यान रखना, ये चीज़ें सही बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है ऐसे पॉइंट्स पे। तो ये हो गया आपका कैथोड हाफ सेल क्या होता है, कैथोड हाफ सेल पे रिएक्शन कैसे होती हैं, और उसका नर्स इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं। अब इसका देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो कैथोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, कैथोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ध्यान से देखो। क्या होता था, कैथोड हाफ सेल आपका कहाँ होता है, मोस्ट राइट हैंड साइड में, ठीक है, वो राइट हैंड साइड में आपका कैथोड हाफ सेल होता है। लेकिन जो आपका, इसको भी ऐसे एक सॉलिड लाइन से सेपरेट करेंगे, कैथोड को और किसके, कैथोड को, इलेक्ट्रोलाइट को। और जो मोस्ट राइट में होता है आपका कैथोड होता है, मोस्ट राइट में आपका क्या होता है, कैथोड होता है। और ठीक है, और उसके जो लेफ्ट साइड में होता है आपका क्या, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैथोड हाफ सेल आयन, जो आयन दे सकते हैं सिर्फ, ठीक है, कैथोड। तो देखो ये पूरा, ये जो होता है ना, ये अगर पूरे सेल में देखें तो राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड में भी ये मोस्ट राइट में होता है, ये उसके जस्ट बगल में होता है, मतलब उसके लेफ्ट में होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? और ये सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, फेज रिप्रेजेंट करती है, फेज सेपरेशन दिखाती है, ठीक है। अगर एग्जांपल हम लोग देखें किसी का, वही कॉपर का देखें, तो आपका देखो CuSO4 बेसिकली दिखा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, ठीक है, और कैथोड आपका क्या है, कॉपर का। या फिर इसको ऐसे भी दे सकते हैं, Cu2+, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और Cu। ओके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसकी कंसंट्रेशन दी गई, मान लो इसकी C2 मोलर दी गई होगी, या फिर इसकी भी दी गई होगी C2 मोलर। समझ में आ गया? कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल, कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही है। एक एक पॉइंट हमने बताया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, आप ध्यान से पढ़ना। एक बार ना समझ आए दोबारा जरूर देखना, और फिर भी ना समझ में आए तो हम तो हैं, ठीक है ना? ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने क्या देख लिया, हमने देखा था एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल देख लिया, कैथोड हाफ सेल देख लिया, दोनों हाफ सेल मिला के क्या बनेगा हमारा, फुल सेल। तो अब हम बात करेंगे किसकी, फुल सेल की। तो देखो फुल सेल अगर देखें तो फुल सेल, हेडिंग डाल लो, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है, जो जनरली यूज होता है। गैल्वेनिक सेल अगर आपके बोर्ड में आ जाए, कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल, तो जो हमने लेक्चर 2 में बताया था वही गैल्वेनिक सेल आप पूरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इट्स रिएक्शन, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन। कुछ नहीं है, हाफ सेल को जोड़ देना है, हमारा कंप्लीट फुल सेल बन जाएगा। तो अब हमें क्या देखना है, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल और उसकी रिएक्शंस और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये देखना है। और हाँ, एंड नर्स्ट इक्वेशन, क्या नर्स्ट इक्वेशन कैसे इसमें लगेगी, तो ये चीज़ें फिर हम एनालिसिस करेंगे। एनोड हाफ सेल पे कर चुके हैं, कैथोड हाफ सेल पे कर चुके हैं, नर्स इक्वेशन पे कर लें। और हाँ, ध्यान रखना, बाई चांस अगर मेरा लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा लेक्चर बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इतना स्लो पढ़ाता हूँ ताकि सारे बच्चों को ये समझ में आए। लेकिन अगर बाई चांस कुछ बच्चे को लगता है बहुत स्लो पढ़ा रहा है तो आप स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो गैल्वेनाइक सेल क्या होते हैं, गैल्वेनाइक सेल लिख लो फिर, गैल्वेनाइक सेल GC is formed by combining two half cell, कितने हाफ सेल, 2 हाफ सेल through a conducting wires
एंड सॉल्ट ब्रिज, ये सब हमें पता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का यूज़, कंडक्टिंग वायर क्यों यूज़ करते हैं, बाय कंडक्टिंग वायर, सब कुछ ओके। क्या देखा था, आपको पता है कि एक तरफ हमारा कैथोड हाफ सेल होगा। कैथोड हाफ सेल हमारा किधर होता है, कैथोड हाफ सेल हमारा होता है राइट हैंड साइड RHS, और एनोड हाफ सेल हमारा किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ये सब पढ़ चुके हैं। कैथोड आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड में सबसे ज़्यादा राइट में जो होता है वो आपका कैथोड होता है, और एनोड हाफ सेल जो एनोड का होता है सबसे ज़्यादा लेफ्ट में जो होता है वो एनोड होता है। और ये दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं, ये होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। अगर याद होगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है ना। ये कंडक्टिंग वायर हम लगाते हैं, मान लो ये आपका कंडक्टिंग वायर है, ये हम लोग कुछ इंडिकेटर लगाते हैं जिससे पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इसमें हमारे क्या होता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, यही ना होता है। ये हमारा क्या होता था, ये हमारा होता था सॉल्ट ब्रिज। ये पूरा हमारा क्या है, कैथोड हाफ सेल है। ये हमारा क्या है, एनोड हाफ सेल है, यही ना, यही सब है। तो ये हमारा होता है कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन। कुछ मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं, इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी और आगे बात करेंगे कि कैसे इसको, कैसी इसकी रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या होती हैं। पहले देख लेते हैं इनके टाइप्स क्या क्या हैं। हम देखते हैं हमारे हाफ सेल कितने टाइप के होते हैं, तो लिख लो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। कितने टाइप के होते हैं, 5 तरह के हाफ सेल्स होते हैं जो मिला के हमारा फुल सेल बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो पहला टाइप है वो है आपका, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, मेटल 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 आयन हाफ सेल। क्या होता है, आयन हाफ सेल या फिर इलेक्ट्रोड। मेटल मेटल आयन हाफ सेल या फिर इलेक्ट्रोड। अब इसमें जो सॉल्ट होते हैं वो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। कैसे सॉल्ट होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ओके। मेटल मेटल आयन हाफ सेल, इसमें जो सॉल्ट यूज होते हैं, जैसे जो हमारा जो सॉल्ट जो अभी हमने सेल बताया था वो हमारा यही वाला सेल था, यही हमारा मोस्टली यूज यही होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट अगर ये हमारे लिए देखा जाए यही है, यही इसी से हम लोग सारा जो हमारा रेफरेंस होता है यही लेते हैं, सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही वाले सारे वर्किंग, यही वाली प्रिंसिपल सब में लगती है। इसमें क्या होते हैं, जो सॉल्ट्स हमारे क्या होते हैं, वो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स। एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए तो जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम लोग जिंक लेते हैं, किसके, जिंक के सॉल्युबल सॉल्ट के साथ लेते थे। सिमिलरली ऐसे कॉपर लिया था तो कॉपर का सॉल्युबल सॉल्ट था कौन सा, CuSO4। तो इस तरह इसका मेटल मेटल हाफ सेल होता है। अभी बाद में बात और करेंगे हम लोग बाकी सेल्स के बारे में। दूसरा है आपका गैस आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोड। इसकी खास बात क्या है, इसमें जो हम लोग हाफ सेल यूज करते हैं वो हम लोग जो हाफ सेल होता है वो गैस से होता है। इलेक्ट्रोलाइट की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे H2H+, ठीक है, H+ बेसिकली उसका आयन हो गया और इलेक्ट्रोड बेसिकली H2, ठीक है ना। पक्का ना, झेल तो नहीं रहे। या फिर क्लोरीन का भी यूज करते हैं, Cl2Cl+। मेनली हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं, लेकिन हम हाँ क्लोरीन वाला भी बताएंगे। अरे यार क्लोरीन तो Cl- होता है, इतना भी तुम लोग नहीं समझा पाते, मुझे बता दिया करो मैं गलत करता हूँ तो अगर, ठीक है। तो ये क्या, Cl2Cl- कैसे होता है अभी आगे बात करेंगे। अभी खाली अब टाइप देखो, जरा परेशान ना हो, ठीक है, जज्बाती मत होना। बस समझो जितना बताते जा रहे हैं उतना करते जाओ, और सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा एकदम तसल्ली के साथ। अगला होता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ओके, या फिर इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या होता है, इसको रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। आपको इसको ये लिख लो, इलेक्ट्रोड की बजाय लिखो क्या, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, ठीक है। बिगाड़ के लिखता हूँ फिर से मैं, क्या बोलते हैं इसको, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन भी होता है यहाँ पे और रिडक्शन भी होता है, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। जैसे इसमें अगर एग्जांपल देखिए, Fe है आपका, एक में Fe2+ में जा रहा है, ठीक है, और कहा जाता है Fe3+ में जाता है। या अगर ऐसे मान लो
Fe2+ कहाँ जा रहा है आपका Fe3+ में, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इसका रिडक्शन भी हो सकता है, इसको हटा दो। Fe2+ से Fe3+ दोनों चेंज हो सकता है, कौन Fe। एक मिनट इसको ऐसे लिखो, रुको, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, क्योंकि अभी तो समझ में आ जाएगा, और जब थोड़ा सा जब थोड़े दिन बाद देखोगे ना तो कंफ्यूज होगा। तो भाई जैसे मान लो अगर हम बात करें Fe की, तो Fe आपका Fe2+ में भी जाता है, Fe3+ में भी जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो रही, जैसे आपका MnO4 यहाँ पे Mn4 कैसे जाता है, Mn2+ में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सब रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये +7 में है, यहाँ पे +2 में है। परेशान मत हो, जब आगे आएगा तब हम बताएंगे, बस आप इतना ध्यान रख लो जो मैं लिखा रहा हूँ, बस उतना समझ लो, ठीक है। ज़्यादा कुछ टेंशन ना लो। ये टाइप मैं सिर्फ अभी टाइप बता रहा हूँ, कौन कौन से टाइप के होते हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं, या क्वेश्चन फंसेगा मैं कराऊंगा, आप बिल्कुल भी बस चलो मेरे साथ। अगला है आपका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, एनायन हाफ सेल, इसको वो अगला है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, ठीक है। इसके लिए जैसे मान लो इसको AgCl डॉट Cl- इस तरह दिया गया होगा। मान लो आपका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, अगर ये मान लो अगर ये Cl- नहीं दिया गया होता तो ये मेटल सॉल्युबल वाला बन जाता, कौन वाला, नंबर 1 वाला बन जाता। अगर ये Cl- नहीं दिया गया होता, अगर ये नहीं दिया गया होता तो ये मेटल सॉल्युबल वाला बन जाता, ये मेटल सॉल्युबल सॉल्ट। अब ये Cl- दे दिया गया, मतलब बेसिकली ऐसे एनायन दिया जाएगा। अगर एनायन नहीं दिया गया है तो मतलब मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो, लिख लो चाहते, ये एनायन नहीं दिया है तो इसका मतलब, हिंदी भी लिख लिया करो कभी कभी, अंग्रेज बन जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, ये मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है। समझ में आ रहा कि नहीं, ध्यान रखना। तो मतलब अगर अलग से एनायन दिया गया है, AgCl और उसके साथ उसका एनायन दिया गया तो मतलब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, अगर नहीं दिया गया तो मेटल सॉल्युबल है, ठीक है ना, पक्का। देखो इतना डिटेल में आपका ये सब नहीं है, लेकिन जितना होगा, जितना ज़रूरत पड़ेगी एडवांस के लिए मैं उतना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जेईई मेंस वगैरह में इतना नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो एकदम बेसिक से पूछा जाएगा, वो हम करवा देंगे, उसका चिंता मत करो, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और जो 5वां टाइप होता है, आखिरी टाइप होता है कैलोमल। क्या होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड या कैलोमल हाफ सेल। ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है जैसे आपका Hg, एक तो कैलोमल एक कंपाउंड होता है, कौन सा, Hg2Cl2, ठीक है, Cl-, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैलोमल। तो बस आपको इसे ध्यान रखना है, कितने टाइप के आपके हाफ सेल होते हैं, ये दिमाग में ध्यान रखना है, आपकी कॉपी पे होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, जितना हमने बताया, जितना लिखाया उतना पता होना चाहिए। और आगे अभी देखना, जैसे जैसे आएंगे आगे हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है, परेशान मत हो। हम लोग आ जाते हैं फिर अपने काम पे, कहाँ पे हम लोग आते हैं अपने काम पे बेसिकली, हाँ, हम लोग फुल सेल का बात कर रहे थे, अब फुल सेल की अब रिएक्शंस की बात करते हैं। तो देखो हमें क्या है, एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। फुल सेल में क्या क्या होता है, एनोड होता है, एनोड पे रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। और एनोड हमारा कौन था यहाँ पे, अगर हमारा एनोड जिंक है तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या था, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। अब एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड हाफ सेल पे क्या दिया गया होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखा होगा, या तो OP लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, E0 Zn
कहाँ जा रहा है, Zn चेंज हो रहा है Zn2+ में। ये कितना आपका दिया गया होगा, पता है आपका 0.76 वोल्ट होता है, ठीक है ना। नहीं भी दिया गया ये आपको गिवन होगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका एनोड का रिएक्शन। पेट दर्द होने लगता है बैठे बैठे। अब क्या करते हैं, कैथोड आता है। कैथोड पे आपका क्या होता है, चलो कैथोड पे आपका होता है रिडक्शन, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पे कैथोड आपका क्या है, कैथोड किसका लिए हो, कॉपर का लिए हो, तो कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो बेसिकली Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टेंस टू किस में बदलेगा, कॉपर सॉलिड में। ये आपका यहाँ पे जिंक सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, ये आपका एक्वस है, ये सब तो पता ही है। अब देखो रिडक्शन है कैथोड हाफ सेल पे, तो क्या दिया गया होगा इसका, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 RP यार कैसा लिख दिया, RB लिख दिया, RP कर लो इसको, ठीक है। E0 RP या फिर E0 रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Cu2+ कहाँ जा रहा है, Cu में, ठीक है। ये दिया गया होगा, इसका शायद होता है क्या 0.34 किसका होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखना रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, ठीक है ना, पक्का। अब क्या होगा कंप्लीट, ये तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन हो गई, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन हो गई। और कंप्लीट रिएक्शन हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपका कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो कंप्लीट रिएक्शन आएगी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस टेंस टू क्या बनेगा हमारा, जिंक 2+ एक्वस कॉपर सॉलिड। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये कैसी हो गई हमारी कंप्लीट रिएक्शन। अब देखो कंप्लीट रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा, E0 सेल। ये बेसिकली क्या होगा, E0 सेल होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.76 प्लस 0.34 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6×4=10 1.1 वोल्ट। ये बात ध्यान रखना। तो E0 सेल हमें कैलकुलेट ये गिवन होगा किससे, E0 OP और E0 RP से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो हमें यहाँ हमारा जो एक चीज़ और याद रखना, ये याद रखना चीज़ें, E0 सेल जो हमारा होता है वो होता है E0 OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। ये फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का माइनस, अगर दोनों का मान लो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया तो माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। ये बात बाबू बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसका मतलब मैं फिर इसमें डिटेल में बात कर लूँगा, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। देखो आप हमें तो याद, हम तो कहेंगे ये वाली सिर्फ याद रखो, बाकी हमें याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मान लो एनोड पे है, एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होता है, मान लो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया हो उसका, तो हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। और अगर कैथोड पे हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए स्टैंडर्ड। अगर मान लो कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है लेकिन हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम लोग उसका माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा सेल का हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये क्या बता रहा है, अगर दोनों का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो, दोनों का अगर हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन ही पोटेंशियल दिया गया हो, हम रिडक्शन पोटेंशियल पे नहीं जाना चाहते हैं, तो
एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटा देंगे तो हमारा ई नॉट सेल आ जाएगा। अगर मान लो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल से ही हम निकालना चाहते हैं तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग हटा देंगे तो भी हमारा ई नॉट सेल आ जाएगा। हम तो कहेंगे आप ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ई नॉट सेल क्या होगा, और मोर देन वन में कभी कभी आ जाता है कि ये होगा ये होगा ये होगा, तो तीनों सही होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एकदम कंफ्यूजन हो फिर से देख लेना, मेरी बात रिपीट करके सुन लेना। ऑनलाइन क्लास में यही फायदा होता है कि फिर से बैक मार दो, क्या टेंशन है। ओके ठीक है। अब देखो ई नॉट सेल आ गया तो मान लो आपको अगर ई सेल निकालना हो, सिमिलरली ई सेल, तो देखो ई सेल, तो ई सेल भी बिल्कुल यही हो जाएगा ई नॉट सेल की तरह, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या फिर मान लो दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अच्छा सॉरी, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल से ही निकालना हो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, एनोड। तो ये क्या है, मान लो आपको दो सेल का हाफ सेल का ऑक्सीडेशन, हाफ सेल का पोटेंशियल पता है तो पूरे सेल का आप इस तरह निकाल सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का पता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का पता है तो ऐड कर दोगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का पता है तो एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कैथोड का माइनस कर दोगे, और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का पता है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड से रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का माइनस कर दे। आप न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करो, न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ एक याद रखो, कौन सा, ये ऊपर वाला। बाकी ये आपको सारे पता होने चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सिर्फ एक टिक करके आते हैं। ध्यान रखना। और अभी नहीं समझ में आया फिर से समझो, नहीं तो अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे कराऊंगा, पूरी एक क्लास हम न्यूमेरिकल पे ही डिवोट करेंगे, ठीक है, बस ये ख़त्म हो जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगेगी, एनी फुल सेल पे नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाएंगे। तो फुल सेल पे जो नर्स्ट इक्वेशन होगी, हमारा पूरे सेल का ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल हम लोग निकाल लेंगे हाफ सेल से, ठीक है, माइनस 0.059। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन क्या होगा। अब जब फुल सेल में आता है तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, तो उसने 2 गेन किए 2 लूज किए, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट में क्या था, Zn2+ था, और क्या था, कॉपर सॉलिड था। कॉपर सॉलिड को हम लोग 1 मांग देंगे, इसीलिए उसकी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखना। अब इतना समझ में आ गया। और नीचे Cu2+ था और जिंक सॉलिड था, तो जिंक सॉलिड 1 हो जाएगा, तो ये हमारी ई सेल क्या आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी फुल सेल की जब रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं, नहीं समझे यार, समझो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ई नॉट सेल हमने निकाला था, कितना निकला था, 1.1 था। तो अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे ई सेल निकालें, ई सेल हमारा हो जाएगा 1.1 माइनस 0.059/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Cu2+। ये था। जरा इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो क्या होगा, अब देखो y = mx + c लगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग ई सेल रखें, कौन से, y एक्सिस पे क्या रखें, ई सेल, ओके। इधर रख लें हम लोग लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा y हो गया, y, ठीक है, ये हो गया हमारा m स्लोप, ये हो गया हमारा x,
क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ आएगा। ये जो पॉइंट होगा, ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये होगा 1.1। ये क्या है हमारा ई नॉट सेल, क्या है ई नॉट सेल, अरे यार ई नॉट सेल, ये हमने बताया है ग्राफ आपको ऑलरेडी, ठीक है ना, पक्का, तो टेंशन ना लीजिएगा। एक मिनट, और स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप इसका होगा, अब यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा 0.059/2, स्लोप क्या है, निगेटिव है, माइनस। ठीक है, तो इस तरह हमारी नस्ट इक्वेशन खत्म हुई। नस्ट इक्वेशन बेसिकली क्या होती, कैसे, अभी आगे और कॉन्सेप्ट है इससे नस्ट इक्वेशन पे ही, अभी बहुत सारे हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का SHP आपका क्या होता है, ये सब बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन नस्ट इक्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कैसे बनती है, कैसे अप्लाई होती है, एक एक चीज़ हमने बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी तक जो पढ़ाया है इससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद है कि अभी तक के आप लेक्चर तीनों के तीनों अच्छे से ले लेंगे। अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। आपके डाउट्स जो हैं वो पूछिएगा, और हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, जिसके अभी तक के जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, आराम से आप पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू क्लास।